कि इन्होंने बताया कि भाई काली माता का अपमान कर रहे हैं, इस फिल्म को बैन होना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश की थी। इसके डायरेक्टर जो सुकुमार हैं, उन्होंने लिटरली हमारे अंदर हाथ डालकर इमोशंस को निचोड़कर बाहर निकाला है। या हमारी संस्कृति का, रीति रिवाजों का अपमान क्या है और क्या नहीं है, इतनी समझने की बुद्धि दर्शकों के पास में अच्छी तरीके से है। बॉलीवुड का ही इकोसिस्टम है विशेषतः, जो हमेशा से ही हिंदू विरोध के लिए ही हम जाने जाते हैं, किस प्रकार से उनकी फिल्मों के माध्यम से वो हिंदू घृणा प्रेड करते हैं। और अचानक से आज उनको हिंदू संस्कृति की चिंता होने लग गई है पुष्पा 2 देख करके। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सत्य अनबॉक्सिंग द ट्रूथ में। और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रतीक बुराड़े जी। और तो स्वागत है आपका प्रतीक बुराड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सत्य जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। दोस्तों देखिए, फिल्में तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन फिल्मों को समझते बहुत कम लोग हैं। और प्रतीक बुराड़े जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब से मैंने इनको सुनना शुरू किया, इनको देखना शुरू किया है, तो एक अलग सी मतलब मुझे अनुभूति हुई कि ये जो है, ये फिल्मों को देखते भी हैं और फिल्मों को समझते भी हैं। मैंने जब भी इनके वीडियोस को देखा है तो ये फिल्मों को बहुत बारीकी से देखते हैं। और इनके जब आप वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने गहराई में ये जाकर फिल्मों के रिव्यूज देते हैं। ये नॉर्मल रिव्यूअर जैसे नहीं है, और इसीलिए ये कुछ स्पेशल है हमारे लिए। तो प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और तो आज की जो मतलब जो चर्चा है, एक्चुअली मैं, आप तो जानते ही हैं कि अभी पुष्पा 2 जो मूवी आई हुई है, उसको लेके बहुत धमाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले तो सवाल मैं पुष्पा 2 को लेकर करूंगा कि कैसी लगी आपको पुष्पा 2? जी एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे चर्चा के लिए बुलाने के लिए। देखिए, कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है ना कि थिएटर से जब हम एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं या बाहर आ रहे होते हैं थिएटर से, तो एक कुछ अलग ही अनुभव साथ में लेकर के आते हैं। कुछ फिल्में हमारे सारे के सारे इमोशंस को छूती है, और फिल्में भी हमें सबसे ज्यादा वही पसंद आती है जो हमारे कई सारे इमोशंस को जगाती है। और पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म है, इसके डायरेक्टर जो सुकुमार है, उन्होंने लिटरली हमारे अंदर हाथ डालकर इमोशंस को निचोड़कर बाहर निकाला है। और बिल्कुल वैसा ही कुछ जो जतरा वाला सीन है फिल्म में, और एंडिंग में जो रप्पा रप्पा उसको हम कह सकते हैं, तो वो वाला जो सीन है, बिल्कुल आखिरी वाला एक्शन सीक्वेंस, दोनों के ही समय बिल्कुल वैसा ही कुछ हम फील करते हैं। अंदर से वो सीन्स हमें मूव करते हैं, हमारे इमोशंस को जगाते हैं। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो एक पूरी तरीके से ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई फिल्म है। चाहे वो सामाजिक चित्रण हो या वैवाहिक चित्रण हो, पुष्पा और श्रीवल्ली के बीच का, या फिर पारिवारिक चित्रण भी उन्होंने जिस प्रकार से किया है, परिवार जोड़ने का अंततः उन्होंने मैसेज दिया है। हमारे रीति रिवाज परंपराओं का भी चित्रण बहुत ही ज्यादा सम्मान से किया गया है। अब कई सारे लोगों का ये तर्क, जो बॉलीवुड का ही इकोसिस्टम है विशेषतः, जो हमेशा से ही हिंदू विरोध के लिए ही हम जाने जाते हैं, किस प्रकार से उनकी फिल्मों के माध्यम से वो हिंदू घृणा स्प्रेड करते हैं। और अचानक से आज उनको हिंदू संस्कृति की चिंता होने लग गई है पुष्पा 2 देख करके। वो इस प्रकार के बेतुके तर्क दे रहे हैं कि भाई ये तो एक गैंगस्टर ड्रामा है, वो तो इतने स्मगलिंग वगैरह कर रहा है, उसके पहले वो पूजा पाठ कर रहा है, तो ये क्या हिंदुत्व का अपमान नहीं हुआ क्या? सबसे पहले तो हिंदुओं का या हमारी संस्कृति का, रीति रिवाजों का अपमान क्या है और क्या नहीं है, इतनी समझने की बुद्धि दर्शकों के पास में अच्छी तरीके से है। आप ये सबसे पहली बात तो बहुत सारे गैंगस्टर ड्रामाज हम हॉलीवुड में भी देखते हैं। मैंने अभी हाल ही में गॉडफादर का भी उदाहरण दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सभी जगह पर उसको एक मास्टरपीस फिल्म कहा जाता है। वहां पर भी एक क्राइम फैमिली दिखाई है, और एक्सट्रीमली रिलीजियस और कंजर्वेटिव क्राइम फैमिली है। हर जगह पर पूरी फिल्म में आपको क्रिश्चियन सिंबल्स दिखाई देंगे, चाहे वो चर्च हो, क्रॉस हो, पादरी हो, बपतिस्मा करने का सीन हो, क्रिश्चियन रीति रिवाजों के अनुसार विवाह आदि हो, सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा। और एक मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ की तरफ हमें जाना चाहिए, ये गॉडफादर की बेसिक थीम है। पर उससे इन वोक और लिबरल्स को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भाई वहां पर एक व्हाइट मेल पेट्रियार्क दिखाया गया है, तो वो देख करके इनको बड़ी खुशी होती है। परंतु एक भारतीय दृष्टिकोण से एक गैंगस्टर ड्रामा अगर बनाई जाती है तो इनको पीड़ा हो जाती है। हालांकि बॉलीवुड ने जो गैंगस्टर ड्रामा बनाए हुए हैं उनकी अगर मैं लिस्ट बताऊं तो देखिए, इन्होंने रईस बनाई है, अब्दुल लतीफ के जीवन पर बताई जाती है, जिसका बम धमाकों में नाम आया था। या हसीना पारकर, उसके ऊपर हमें श्रद्धा कपूर की फिल्म आई थी कि 2015 या 16 में आई थी, मुझे पक्का याद नहीं है, 14 या 15 में आई थी। हसीना पारकर है, या दाऊद इब्राहिम के ऊपर बनी हुई थी, पूरी लिस्ट है इनकी। और ये अजय देवगन ने बनाई है, बहुत सारी दाऊद इब्राहिम को।
बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम को ये ग्लोरीफाई करने वाली है। और या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी का उदाहरण ले लीजिए, वो भी एक राइट। गैंगस्टर ड्रामा ही है। तो ये बॉलीवुड ने गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर परोसा है। इनके गैंगस्टर ड्रामा में तक कहीं पर एक जमीन से जुड़ाव, ट्रेडिशनल वैल्यूज, वो सब बातें कुछ यहाँ नहीं, पर कहीं पर भी उनकी दिखाई ही नहीं देंगी। यहाँ पर उसमें भी इनका पुष्पा का अलग से बात एजेंडा डाल देते हैं, बिल्कुल। उसमें भी अपना और एजेंडा डाल देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर पुष्पा फ़िल्म देखते समय आप जतरा का सीन देखिए, या श्रीवल्ली जिस प्रकार से उसको मंदिर में जाकर पूजा करते हुए दिखाया है फर्स्ट हाफ में, बिल्कुल शुरुआत में ही, या एंडिंग में माँ काली एक प्रकार से उसके माध्यम से एक शक्ति अल्लू अर्जुन में जिस प्रकार से आती है, और वहां पर वो सबको जिस प्रकार से मार रहा है वो रप्पा रप्पा वाले सीन में, बहुत ज्यादा वो अंदर से इस प्रकार से अंदर से हमें फ़िल्म मूव करती है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया। बॉलीवुड मतलब वहां पर और गूजबम्स वाले सीन है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, गूज़बम्प्स ही नहीं, मैं तो पूरा सीट पर अब हिल रहा था, इस प्रकार से इतना बढ़िया वो एंडिंग वाला सीन है। और देखिए अंदर अगर भाव यहाँ हो पे ना व्यक्ति के, हम्म। अंदर अगर जी बोलिए व्यक्ति के बोलिए। भाव हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, तो एक गैंगस्टर ड्रामा बना करके भी वो कल्चरली रूटेड फ़िल्म बना सकता है, अगर अंदर भाव हो तो। पर अंदर भाव नहीं हो, केवल दिखावा हो, तो फिर सिंघम अगेन जैसी एक कॉप ड्रामा फ़िल्म है, उसमें तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई फ़िल्म है वो। तब भी वो क्रिंज बना करके रख देते हैं, वो भाव नहीं जगा पाती अंदर। वो देखकर ही लगता है कि भाई इन्होंने दिखावा किया हुआ है, अंदर कोई भाव नहीं है। पर यहाँ पर आप देख लीजिए जितने भी सीन है, जिस प्रकार से सामाजिक चित्रण किया गया है, हर जगह पर वो जमीन से जुड़ाव डायरेक्टर का हमें दिखाई देता है, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी आपने एक इसमें जो जतारा का आपने जिक्र किया है, तो जतरा, इसके बारे हाँ। में थोड़ा सा बता है जी, जतरा सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, मतलब बताएंगे अलग-अलग कि जगह एक्चुअली अलग कैसा है ना। उल्लेख होता है। मैंने एक्चुअली देखा है कि क्या है तेलुगु ना दर्शक जो कि हमारे जुड़े हुए थे चैनल से, वो बता रहे थे कि हम्म, वहां पर जात्रा कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में अच्छा, जतरा कहते हैं, तो दोनों प्रकार ओके। से उच्चार कर सकते हैं, महाराष्ट्र में जतरा कहते हैं। हाँ, एक्चुअली इस फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि अभी जब ये फिल्म का ट्रेलर आया था तो कुछ हम्म, लीडर्स थे, जो पता है कि कोई फिल्म ऐसी आती है तो आजकल वो मतलब अपना धर्म को लेके निकल जाते हैं कि इन्होंने बताया कि भाई काली माता का अपमान कर रहे हैं, इस फिल्म को बैन होना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश की थी। तो क्या इस मूवी में सच में काली माता का अपमान किया है या फिर कुछ सम्मान किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जतरा का सीन बहुत ज्यादा सम्मानजनक तरीके से दिखाया है, और पूरा का पूरा जो जतरा सीक्वेंस है ना, उसको तो लगभग घंटे भर तक उसके बारे में बात की जा सकती है। वहां पर श्रीवल्ली का पात्र जब देवी माँ के सामने हम्म, जाता है, और प्रसाद जब उसकी झोली में, उसके आंचल में जब उसके प्रसाद डाला जाता है देवी माँ का, उसे मराठी में ओटी हम्म, भरना कहते हैं, और उत्तर भारत में हिंदी में मेरे ख्याल से उसको कोचा भरना कहते हैं। जब आंचल में जब वो देखिए नारियल डाला जाता है, गेहूं हम्म, होते हैं, चावल होता है, चूड़िया होती है, श्रृंगार का साहित्य होता है, तो वो सब उससे ओटी भरी जाती है, आंचल में डाला जाता है। तो वो सीन है जब वो प्रसाद उससे मिलता है ना आंचल में, श्रीवल्ली के, हम्म, तुरंत वहां पर उसको शुभ समाचार मिल रहा है, वो बेहोश हो जाती है, और फिर बाद में पता चलता है कि वो गर्भवती है। और वो सीन भी इतना बढ़िया है ना, आप देखिए, जब वो बेहोश हो जाती है, तो जितनी भी वृद्ध दादी नानी वगैरह उनके साथ में आए हुए थे, वो तुरंत उसको साइड में लेते हैं, और पुष्पा वगैरह जो पुरुष वहां पर जितने भी खड़े थे, उनको तुरंत कहते हैं कि चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। वो दादी वगैरह जो है ना घर की बुजुर्ग, तुरंत पुष्पा वगैरह हम्म, उनको सबको साइड में वो कर देते हैं। और फिर श्रीवल्ली से अकेले में वो पूछते हैं कि पिछले महीने तुम्हें पीरियड आए थे क्या? तब वो बाद में हम्म, बताते हैं कि तुम गर्भवती हो। वो सीन भी इतना बढ़िया है ना, आप देखिए, जो दादी का नानी का चित्रण है, घर की हम्म, बुजुर्ग महिलाओं का चित्रण है, उनको बिल्कुल सशक्त महिलाओं के रूप में दिखाया, और इसको ही सही मायने में एक सशक्त महिला हम कहते हैं, कि वो पुष्पा जैसे हम्म, पात्र को भी चलो तुम निकलो यहाँ से, उसके साथ वाले जो जो लोग लड़के होते हैं उनको भी कहती कि चलो निकलो यहाँ से। तो इस प्रकार का जो चित्रण होता है ना, वो बॉलीवुड की फिल्मों में हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। इनकी फिल्मों में गांव की महिलाएं, मतलब वो पेट्रियार्की का शिकार रहेंगी, ऐसे यहाँ तक घूंघट में दबी कचली हुई, और हिंदू पुरुष उनको अत्याचार कर रहे हैं, लापता लेडी जैसी फिल्मों के माध्यम से। वहां पर गांव की ऐसी सशक्त जो दादी नानी, जो हमने हमारे गांव में भाई ऐसी महिलाएं देखी हुई है, वो जी, इनकी फिल्मों में कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। वहां पर हमेशा हिंदू सभ्यता कितनी घिनौनी है, यहाँ पर इन्होंने महिलाओं को दबा करके कुचल करके रखा है, इस प्रकार की लापता लेडी जैसी फिल्मों के माध्यम से ये गांव का चित्रण करते हैं। पर उसी के अगेंस्ट यहाँ पर जी, कितना बढ़िया तरीके से, वो मैंने केवल जतरा सीक्वेंस की शुरुआत बताई है। इसके बाद में जब बात पता हम्म, चलती कि वो गर्भवती है, तो अल्लू अर्जुन माता के भेष में वो पूरा वहां पर नृत्य करता है,
फिर वो अंगारों पर वगैरह चलना, वो जो एक जो कोई मन्नत मांगी जाती है ना जो कि जतरा में या फिर कहीं पर मंदिर में आदि, तो उसके लिए वो अंगारों पर चला जाता है। महाराष्ट्र में भी जागरण वगैरह होता है तो वहां पर ये किया जाता है। हर राज्य में अपनी अपनी अलग इस प्रकार के रीति रिवाज परंपराएं देखने को मिलते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल अल्लू अर्जुन वो अंगारों पर चल रहा है। और जब श्रीवल्ली उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम स्वामी, ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पुष्पा का पात्र वहां पर कह रहा है कि मेरे खानदान का नाम नहीं है, मेरे पिता का नाम मेरे साथ में नहीं जुड़ा हुआ। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा उसके पिता का नाम उसके साथ में नहीं है। तो कहता है कि अगर मुझे बेटा बेटा होगा ना तो मैं उसको कोई नाम नहीं दे पाऊंगा, पर अगर मुझे बेटी होगी तो उसको कम से कम आगे जाकर के कोई परिवार मिलेगा, उसके साथ परिवार का नाम जुड़ेगा। इसलिए मैंने माँ से प्रार्थना की कि मुझे बेटी हो। और ये जो पूरा माता के भेष में जिस प्रकार से वो नृत्य कर रहा है ना, इसके लिए इसकी पूरी एक परंपरा है वहां पर, जो गंगामा जत्रा होती है वहां पर। तो गंगामा जत्रा के बारे में मैंने हमारे चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है। तो वहां पर अच्छा। केवल साड़ी पहनकर ही नहीं जाते पुरुष, और भी 7 दिन तक, पूरे 7 दिन की जत्रा होती है वो, और 7 दिन अलग अलग भेष में जाया जाता है। किसी दिन पूरा शरीर पर अंगारा लगाते हैं, राख लगाते हैं, या फिर अलग अलग कुछ ऐसे भेष बना करके 7 दिन वहां पर मन्नत मांगने के लिए उस जत्रा में लोग जाते हैं। तो ये वहां की पूरी परंपरा है। ये कोई उन्होंने कहीं पर भी अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उल्टा ही बहुत सम्मानजनक तरीके से ही उस पूरी सीक्वेंस को उन्होंने वहां पर दिखाया है। ये मतलब एक तरह से तमाचा है उन लोगों को जो अपनी छोटी-मोटी राजनीति चमकाने के लिए मतलब कुछ भी बिना देखे पहुंच जाएंगे पोस्टर लेके बैन करो। और इसी तरह कभी हमारे ये हैं शेखावत नाम को लेकर भी उन्होंने एक मतलब छेड़ दिया कि भाई शेखावत नाम का विलेन को ये दे मेरे दिया ख्याल है। से वो कुछ करनी सेना वालों ने कुछ किया है, मैंने सुना वो। करनी और हमने सेना के जो है इससे नए पहले भी अध्यक्ष देखो बने हैं जो। करनी सेना के बारे में देखिए, मैं तो कई बार जो न्यूज रिपोर्ट्स में मैंने पिछले 6-7 वर्षों में सुना है, कई बार उन्होंने कांग्रेस को भी सपोर्ट किया था। जितना मैंने आपने भी शायद कुछ न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह उस समय पढ़ी होंगी। तो उनको तो मैं कभी मतलब ऐसा कुछ, ठीक है उनको जो करना है करे, तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी पॉलिटिकल जिस है। प्रकार जहां, हाँ वो बातें उतनी कोई मायने नहीं रखती। तो अब क्या लगता है कि मतलब जो पुष्पा 2 की जो कहानी है जो अभी इस तरह की सुपरहिट हो रही है, तो वो जो ऑडियंस और नॉर्थ और साउथ की जो ऑडियंस है उन दोनों को एक करने का काम कर रही है या फिर आपको क्या लगता है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। नॉर्थ और साउथ को एक करने का काम इस फिल्म ने किया है। देखिए 2014 से पहले अगर हम विशेषता देखें तो उस समय की जो सेक्युलर पार्टियां थी, उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इस प्रकार का एक जहर घोल दिया था जो भाषावाद का। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के को लेकर के, भाषावाद को लेकर के, अलग अलग राज्यों के बीच में प्रांतवाद को लेकर के बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी उल्टा। आप देखिए 90 के दशक में आपको भी याद होगा, कई सारी कुछ दक्षिण भारत की फिल्में, तमिल फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज होती थी उस समय 90 के दशक में। जितना मुझे याद है एक हिंदुस्तानी फिल्म शंकर डायरेक्टर है उनकी, वो रिलीज हुई थी, पहला पार्ट थिएटर में मैंने देखा था हमारे यहाँ पर उस समय सिंगल स्क्रीन में। इसके अलावा और भी कुछ 3-4 फिल्में थी जो रिलीज हुई थी, पर धीरे धीरे आप देख लीजिए विशेषतः सन 2000 के बाद में, सन 2004 के बाद में विशेषतः वो अचानक से बंद हो गया। अचानक से फिर वो भाषावाद बहुत बढ़ने लग गया, हिंदी विरोध की राजनीति को और दोबारा से उसमें एक छोका लगाने का प्रयास किया गया सेक्युलर पार्टियों के द्वारा। और अभी भी आप देख लीजिए, अब जब तक कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तब तक ये भाषावाद वगैरह को लेकर के इतने हमने कोई न्यूज नहीं देखने को मिलती थी। पर अभी जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी है, आप देख लीजिए तभी से ज्यादा ये हिंदी को लेकर के एक और ज्यादा विवाद खड़ा करने का प्रयास किया ऑटो जा रहा वालों है। के वीडियोस आने शुरू हो गए। बिल्कुल। और इसके पीछे का कारण यही, हाँ, इसके पीछे का कारण यही है कि जो लोकल पार्टी होती है ना, वो ये हवा खड़ा करने का प्रयास करती है कि देखो ये बीजेपी हिंदी लोगों की पार्टी है, ये तो उत्तर भारत वालों की पार्टी है, इनका यहाँ पर कोई काम नहीं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे पूर्ण रूप से होता है। परंतु इस फिल्म ने जिस प्रकार से अभी इस फिल्म को उत्तर भारत में प्रेम मिला है ना, तो जिन लोगों के मन में थोड़ा बहुत भी था ना कि यार नहीं यार उत्तर भारत वाले हमसे हेट करते हैं वगैरह, कुछ वो भेदभाव वगैरह जो भी प्रांतवाद वगैरह है, वो बातें लोगों के मन से अपने आप ही दूर हो गई है कि यार इस प्रकार का प्रेम हमारी फिल्म को उत्तर भारत में मिला है। तो ये तो दूरिया ऑब्वियसली ऐसी ये बात ये फिल्म कम करेगी। हालांकि बॉलीवुड अभी भी बहुत प्रयास कर रहा है साउथ और नॉर्थ में बांटने का, उनका पूरा इकोसिस्टम वगैरह में देख रहा हूँ उनके कुछ पेजेस वगैरह, तो प्रयास तो चल रहा है। परंतु जब कलेक्शन ही इतना जबरदस्त एक के बाद एक आता जा रहा है, तो वो सारे प्रोपेगेंडा अपने आप ही ध्वस्त होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। तो प्रतीक जी आपके हिसाब से क्या लगता है साउथ सिनेमा जो इस तरह से अभी हिट हो रही है, तो उसके पीछे उसकी जो क्षेत्रीय कहानियां हैं
वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं, या फिर जो इनके पैन इंडिया मूवीज़ जो बनाना उन्होंने स्टार्ट किया है, उनकी जो ये रणनीति है, वो काम कर रही है? जी देखिए सत्या जी, पहले तो साउथ फ़िल्म्स हमें ये नहीं शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि ये जी। तेलुगु फ़िल्म्स है। आप अगर तमिल और ओके। मलयालम फ़िल्म्स देखेंगे ना, तो हुँ, पिछले हुँ। 8-10 वर्षों में वहाँ पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट फ़िल्म मेकर्स ने अपना कब्ज़ा कर लिया है उन दोनों फ़िल्म ओके। इंडस्ट्रीज़ पर, और इवन बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉक्सिक कंटेंट तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में पिछले 8-10 वर्षों में बन रहा है। हुँ, हुँ। बहुत लंबी लिस्ट है, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो ये पर्टिकुलर जो तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री है ना, वो बहुत कल्चरली रूटेड है, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ कंटेंट हमेशा से ही वहाँ पर बनते आया है। और इसी कारण से बहुत मज़ाक भी ये बॉलीवुड का इकोसिस्टम जो है, स्पेसिफिक तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को वो बहुत टारगेट करते हैं, और दूसरी तरफ तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री को ये बहुत प्रमोट करते हैं। आप ज़रा ध्यान से अच्छा। अगर इनके क्रिटिक्स वगैरह के रिव्यू देखेंगे ना, तो ये हुँ, सिस्टमैटिक हुँ। वे में उनका चल रहा है। जानबूझकर तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है, मज़ाक उड़ाया जाता है। ओके। अभी जैसे अभी भी पुष्पा 2 के समय आप देख लीजिए कि भाई इसकी हुँ, हुँ। ऑडियंस तो जाहिल है, गँवार है, अनपढ़ है, लो क्लास है, देहाती है। इस प्रकार के शब्द वो पुष्पा 2 के दर्शकों के लिए उपयोग कर रहे हैं। और इसी कारण से मैं कल देख रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया था, जो हुँ, हुँ। थिएटर ओनर्स है ना, वो परेशान हो गए हैं। वो खुलकर बॉलीवुड के विरोध में आ गए हैं कि भाई बॉलीवुड वालों ने हमारे बिज़नेस को डुबोया, एक दक्षिण हुँ, भारत हुँ। की फ़िल्म, एक तेलुगु फ़िल्म ने आकर के हमारे बिज़नेस को बचाया है। और इवन राइट। जवान और पठान के बारे में भी कल मैंने जो वीडियो दिखाया था थिएटर ओनर का, बिहार के हुँ, रेजेंसी हुँ। सिनेमा के वो ओनर है, 49 साल पुराना उनका अनुभव है। उन्होंने कहा कि भाई इवन हम आपके कौन और दिलवाले दुल्हनिया के समय भी इस प्रकार का क्रेज नहीं था, जो क्रेज मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ। और वो कह रहे थे कि जवान और पठान जैसी जो भद्दी फ़िल्में हैं, उनको देखकर मतलब देख कर के तो एक थिएटर ओनर होकर हमें शर्म आती थी कि किस प्रकार का कंटेंट है ये। तो ये शब्द हुँ। उन्होंने उपयोग किए थे, वो वीडियो भी मैंने दिखाया था। तो ओवरऑल दर्शकों की तरफ से भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और एक बार जब दर्शकों की तरफ से फ़िल्म चल जाती है, तो फिर उसको कितने भी कोई षड्यंत्र कर ले, रोक नहीं पाएगा कोई। सही बात है। मतलब ये जिस तरह से बॉलीवुड अपनी फ़िल्मों में, मतलब आप ये देखिए नई फ़िल्में भी जिनको आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक तो ये रीमेक भी खरीदते हैं, रीमेक भी बनाते हैं साउथ फ़िल्म इंडस्ट्री की जो फ़िल्में अगर ये राइट्स जी, खरीद जी। के, उसमें भी अपना एजेंडा डाल देते हैं। अभी जैसे मैंने एक बिल्कुल। वीडियो लास्ट मैंने बनाया था, उसमें ये बताया है कि कैसे ये लोग अपना एजेंडा न रीमेक फ़िल्में भी डाल देते हैं। जैसे लक्ष्मी फ़िल्म में आपने आपने भी बताया, हुँ, दिखाया हुँ, हुँ, था, हुँ। लक्ष्मी फ़िल्म हाँ, में हाँ। कैसे ये बिल्कुल। उसका तो ये लोग कहीं न कहीं अपना एजेंडा उसमें फिट करते रहते हैं, सेकुलरिज़्म डालते रहते हैं। तो अभी प्रतीक जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि अभी आने वाला समय, ये जो तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री का होगा, या फिर बॉलीवुड फिर आने वाले समय में फिर इसको अपना मतलब जो खोया हुआ मुकाम है फिर हासिल कर पाएगी? नहीं सर, मैं मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बॉलीवुड किसी भी प्रकार से फिर से वो लोगों को पसंद आए वैसा कंटेंट वो बना पाएँगे। भले ही अपने इकोसिस्टम का या कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह वो सब करके ज़बरदस्ती हिट दिखा दे कुछ फ़िल्मों को वो, जैसे कि पिछले वर्ष भी उन्होंने किया था। परंतु दर्शकों के मन में तो जगह वो नहीं बना पाएँगे। जो प्रेम पुष्पा 2 के लिए हमें ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है, थिएटर ओनर्स खुद हुँ, सामने आकर के बोल रहे हैं कि भाई बॉलीवुड वालों ने हमको डुबाया। इससे बड़ा और क्या किसी को फैक्ट चाहिए, सबूत चाहिए कि इन लोगों ने किस प्रकार की कचरा फ़िल्में बनाई हुई है। और बॉलीवुड के अगर उनको फिर से उठ खड़ा भी होना होगा फिर से, हुँ, तो हुँ, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि जो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखता हो, जिसको जतरा पता हो, जिसको फैमिलीज़ कैसे फंक्शन करती है वो पता हो, जिसको पति और पत्नी के रिलेशनशिप्स के बारे में एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो ये बातें जो समझता होगा तभी तो वो उस प्रकार की कहानी लिख पाएगा ना। अब आप किसी भी व्यक्ति को आप किसी विषय पर कहानी लिखने को बोल दो, तो उसका जो हुँ, एक हुँ, समाज की तरफ देखने का चित्रण है, परिवार की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, उसके उसी के अनुसार वो कहानी लिखेगा। मैंने जतरा के बारे में जो आपको जो सीक्वेंस के बारे में बताया, जैसे कि माँ का प्रसाद मिलना, फिर वो शुभ समाचार मिलना, हुँ, बॉलीवुड कभी ये बात दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकते? वो उसको अंधश्रद्धा के रूप में दिखाएँगे, रीति-रिवाज और अंधश्रद्धा के परंपराओं रूप का में। मज़ाक उड़ाएँगे, उसको वो रॉन्ग नंबर कहेंगे कि भाई ये तो रॉन्ग नंबर है, ये तो रॉन्ग नंबर है। तो जिनके दिमाग में ये बातें जब जब कचरा भरा हुआ है, तो वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं सकते। और इवन आप देखिए 70-80 के दशक तक की बॉलीवुड की जो फ़िल्में होती थी, भले ही वो हुँ, थोड़ा हुँ, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट की हो, परंतु फिर भी जो पारिवारिक जो चित्रण है ना, वो ज़मीन से जुड़ा हुँ, हुआ हुँ, आपको दिखेगा कि भाई एक गरीब माँ का बेटा है, वो गरीब माँ का परिवार, उनका रहन-सहन या वो एक-दूसरे के प्रति जो रिलेशनशिप होता है माँ-बेटे का, पति-पत्नी का, वहाँ पर एक सामान्य ट्रेडिशनल पारंपरिक जो हिंदू परिवार होता है, उस प्रकार का वो दिखाते थे। भले ही हुँ, बाद में हुँ, वो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा उनका वो होता था, पर मैं सामाजिक और पारिवारिक चित्रण की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो उस समय ऐसा क्यों था 70-80 के दशक में? क्योंकि भले ही उस समय के फ़िल्म मेकर्स
वो थोड़ा वामपंथी विचारधारा के हो, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट के हो, पर वो स्ट्रगल करके ऊपर आए थे। उन्होंने जमीन से जुड़े हुए थे, गरीब परिवार से या तो आए हुए थे, या फिर उन्होंने अपने माता पिता के स्ट्रगल को कम से कम देखा हुआ था। तो उनको जमीनी सच्चाई पता थी, लोगों की इमोशंस पता थे, फैमिलीज कैसे फंक्शन करती है, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार कैसे होते हैं, गांव कैसे होते हैं, ये बातें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हुई थी, तभी वो उस प्रकार का चित्रण कर पाते थे। अभी सन 2024 में उन्हीं फिल्म मेकर्स की या इंडस्ट्री में काम करने वालों की दूसरी या तीसरी जनरेशन अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और ये जो दूसरी और तीसरी जनरेशन है ना इन्होंने अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखा है, और ना खुद इन्होंने जीवन में कभी जमीनी सच्चाई देखी है, ग्राउंड लेवल पर ये कभी गए हुए हैं। इन्होंने ना भारत के गांव देखे हैं, न रीति रिवाज परंपराएं देखी हुई है, सोचने का तरीका भी पूरी तरीके से वेस्टर्न और एलिट हो गया है। अपने एयर कंडीशन कमरों से कभी ये बाहर निकले नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बस जिम में जाना, जिम से घर आने के बाद में प्रोटीन शेक लेना, उसके बाद में किसी डांस क्लास में जाना, वहां से घर पर वापस आना, ये इनका रूटीन है। और ज्यादा से ज्यादा उनको अगर कुछ गांव के बारे में कुछ कोई कहानी लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करनी हो, तो वो कुछ वामपंथियों की पुस्तकें पढ़ते हैं। और उन वामपंथियों ने किताबों में यही लिख करके रखा है कि भाई यहाँ पर ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है, गांव में तो दरिंदे रहते हैं, वो तो पितृसत्तात्मक समाज के मॉन्स्टर्स होते हैं, वो तो महिलाओं पर बस अत्याचारी करते रहते हैं। तो वो लोग कभी भी जतरा वाले सीक्वेंस को रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे कि ये नहीं गांव कर के लोग पाएंगे। कैसे होते हैं, वो जमीन से जुड़े कैसे होते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड क्या फिर से आगे बढ़ पाएगा या उसमें कुछ बदलाव हो पाएगा, तो आप ही बताइए, अगर ऐसे लोग इंडस्ट्री में आज उनका वर्चस्व हो, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है या जो फिल्म मेकर्स है, जो जमीन से टूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो वो कहां से वो ट्रेडिशनल फैमिलीज की कहानियां लिखेंगे। तो वो या तो रीमेक बना सकते हैं, या फिर कुछ अपने आप को जरा हॉलीवुड का दिखाने के लिए कुछ उस प्रकार का जबरदस्ती का तामझाम ला करके एक्शन सीक्वेंसेस बना करके रख देंगे, जिसके साथ एक आम दर्शक कनेक्ट ही नहीं हो सकता। ये जो ट्रेडिशनल कहानियां हैं, जिसके साथ जिस कैरेक्टर को देख करके, जिन परिवारों को देख करके एक अपनापन फील होता है कि भाई हाँ यार, हमारी माँ ऐसी है, हमारी बहन ऐसी है, मेरे माता पिता ऐसे हैं, तो वो जो अपनापन फील होता है ना, वो फील होने के लिए, वैसी कहानी लिखने के लिए, वो राइटर या डायरेक्टर भी जमीन से जुड़ा हुआ होना आवश्यक होता है। राइट। जैसे कहा कांतारा के ऋषभ शेट्टी ने भी यही कहा था कि अगर आप क्षेत्रीय कहानियां ढूंढने जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं, आप बिल्कुल। सैकड़ों फिल्में बना सकते हो उस कहानियों के ऊपर, लेकिन जब आप बिल्कुल। बनाना चाहो तब तो। और बॉलीवुड का जहां तक प्रतीक जी, मैंने भी देखा है ना, वो जो एक्टर होते हैं या फिर वो एक पपट की तरह काम करते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर में अगर मैं बताऊं तो जैसे आप अक्षय कुमार की एक फिल्म लीजिए, राम सेतु। हम्म। राम सेतु फिल्म मैंने देखा तो मुझे थोड़ा अच्छी लगी, फिल्म बहुत अच्छी लगी कि हर जगह पे अक्षय कुमार श्री राम संबोधित करते हैं राम जी को। लेकिन वही अक्षय कुमार जब एक फिल्म बनाते हैं गुड न्यूज, तो वहां पर एक सीन आता है कॉमेडी में, जो वो आके बोलता है भाई तुमने अपने बेटे का नाम होला होला राम क्यों रखा। तो वो बोलता है कि मेरा बेटा होली के दिन पैदा हुआ था और मेरे ये कोई तो है वो राम जी के भक्त है, तो उन्होंने होला राम रख दिया। तो अक्षय कुमार कहता है कि अच्छा हुआ उस दिन लोहरी के दिन पैदा नहीं हुआ। तो सोचिए वहां पे वो जो मजाक उड़ाना चाहता था वो जो वर्ड के द्वारा, तो कितना बड़ा अपमान था श्री राम जी का। तो वही अक्षय कुमार वहां पे श्री राम बोलता है, वही अक्षय कुमार यहाँ पे राम जी का मजाक उड़ाता है। तो इनको कहानियां जो दी जाती है वो एक, इनको नहीं पता रहता कि क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, वो सिर्फ जो और मिला डायरेक्टर ने लिख और के दे आपने दिया जो वो बस। जी 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 और आपने जो गुड न्यूज फिल्म की बात की है, उसका सीक्वल अभी बैड न्यूज करके आया था, जिसमें विकी कौशल हाँ। था। ये तो राम जी के अपमान वाला तो डायलॉग था ही, परंतु ओवरऑल हम्म। उन फिल्मों की थीम भी अगर आप देखेंगे ना, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। ऐसे नहीं कि फिल्में अच्छी थी और केवल वो डायलॉग खराब था, डायलॉग तो खराब था ही, फिल्मों था की ही। कहानी भी बहुत ज्यादा घटिया और वोक जी। मेंटेलिटी की थी। वहां पर वही वो मेंटेलिटी डाल रहे हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी किसी और के भी साथ सो जाए जाकर, और किसी और का बच्चा उसके पेट में हो, तो भी तुम्हें उसको बताइए। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये वो बातें भाई मत, ये अब आप पुष्पा में देख लीजिए, एक पिता के नाम का महत्व क्या होता है, खानदान हम्म। वंश परंपरा का महत्व क्या होता है। पुष्पा अपने पिता के नाम के लिए लड़ रहा है, और इन लोगों के अनुसार तो भाई पिता कोई भी हो, वो तो कोई फर्क ही पिता नहीं कोई भी पड़ता हो, हमको, फर्क ही तुम्हारी नहीं पत्नी पड़ता। कहीं भी सो के आ जाए, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये इतना आकाश और पाताल का अंतर है दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज के, जो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला फिल्म मेकर और दूसरा वोक फिल्म मेकर, इन दोनों में इस प्रकार का आकाश पाताल का अंतर होता है। ये लोग बस गुड न्यूज बैड न्यूज जैसी कहानियां लिख सकते हैं, जिसमें ये वोक मेंटेलिटी फैलाएंगे कि भाई पत्नी कहीं पर भी जाकर के सो जाए, उसके पेट में स्पर्म किसी का भी हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं इनको पड़ता। लगता है कि ये सब करके वो कुछ सोशल नॉर्म्स तोड़ रहे हैं। और जो आपने बात की जमीन से जुड़ी हुई कहानी की, या कांतारा का भी आपने उल्लेख किया, हम्म। तो बिल्कुल जमीन अ, आप देखेंगे इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी है। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बॉलीवुड महाराष्ट्र में काम करता है। हम्म। महाराष्ट्र में भी हर गांव में जतरा होती है। मैंने आज तक ऐसा कोई गांव नहीं देखा महाराष्ट्र में जहां पर जतरा नहीं होती हो।
हमारे गांव में, हमारे बाजू के गांव में, मेरे ससुराल में, मैं जहां से आता जाता हूँ उस रोड पर जितने गांव, हर जगह पर जतरा होती है। और जतरा का कितना एक रिच कल्चर रहा है। आज हम जो मॉल में कुछ खरीदी वगैरह करने के लिए जाते हैं, हम्म। क्यों जाते हैं कि भाई वहां पर कपड़े भी मिल जाएंगे, बच्चों को खेलने की भी एक जगह होती है, कुछ मनोरंजन की भी चीज है, फूड जोन भी है, और भी कुछ कुछ किराना वगैरह खरीदना हो तो स्मार्ट बाजार वगैरह है, तो सब कुछ एक जगह हमें मिल जाएगा। पहले के समय राइट। ऐसा नहीं था। वो साल भर वेट करते थे जतरा का, कि भाई जतरा आएगी ना, उस समय मेला मेला लग लगेगा, वहां पर मेला झूला लगेगा। वगैरह लगे झूला वगैरह लगेगा, कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, जलेबी और पकोड़े तले जाएंगे। वो जतरा के जलेबी और पकोड़े कितनी बड़ी, कितनी उसके लिए उत्सुकता होती थी कि यार जतरा के जलेबी और पकोड़े खाने हैं। भेल मिलेगी, राइट। या फिर खाने पीने की चीजों तो है ही, खेलने की चीजें होती थी, मनोरंजन की चीजों के लिए जो लोक नृत्य वगैरह, लोक नाट्य वगैरह वहां पर होते थे उन जतरा में। इसके साथ में ही आप देख लीजिए, मंदिर में पूजा वगैरह जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं है वो तो होता ही था। और बर्तन, साल मतलब बर्तनों की दुकान नहीं होते थे छोटे छोटे गांव में, तो उन जतरा में बर्तनों की दुकान लगते थे। बड़े शहरों से वहां पर जो व्यापारी वगैरह होते थे ना, जतरा में बर्तनों की दुकान लाकर, और साल भर के लिए किसी को कुछ खरीदना हो ना, किचन में सामान वगैरह, तो वहां से खरीदते थे। इस प्रकार का इतनी बड़ी कल्चर, इतना एक रहा है जतरा रहा का। है। तो ये बॉलीवुड इतने वर्षों से महाराष्ट्र में है, एक फिल्म में कहीं पर जतरा का कोई चित्र नहीं, मैंने आज तक नहीं कोई देखा चीज। भाई। उल्टा रामलीला का मजाक उड़ाने वाला बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत जहां पर सारी कोई फिल्म मिली है। रामलीला का मंचन चल रहा है, वहां पर राम जी को बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया जाएगा, सीता जी को बिल्कुल अटपटे सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं लोग, सिगरेट पीता गाली हुए देते हुए दिखाएंगे, दिखाए। गाली देते हुए दिखाएंगे, सीता मैया को विचित्र से कपड़ों में दिखाएंगे। और इसको उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं ये सब करके। हम्म। तो और ये अगर वो इंडस्ट्री, मेले वाला कोई सीन दिखाएंगे भी तो उसमें ये दिखाएंगे कि दो भाई हैं वो बिछड़ गए। हाँ कुछ ना कुछ निगेटिविटी उसके साथ में जोड़ करके दिखाएंगे, रामलीला का मजाक उड़ाएंगे, महाभारत का कोई सीन चल रहा होगा उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वो पॉजिटिविटी के अनुसार सकारात्मक रूप से वो हमारे रीति रिवाज परंपराओं का चित्रण कर ही नहीं सकते, तो इस कर ही नहीं इनमें सकते। बदलने का तो कोई संभव मुझे लगता ही नहीं कि ये लोग कभी बदल भी सकते हैं। और आज देखिए और क्या ये जो कारण सिंगम, लगता है आपको? हम्म। हाँ, क्या कारण लगता है कि आपको ये बॉलीवुड ऐसा क्यों करता है? बॉलीवुड में किस चीज का प्रभुत्व ज्यादा है जो इस तरह की फिल्में वो बनाता है? देखिए एक कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो दूसरी तीसरी जनरेशन है, वो जमीन से टूटे हुए हैं। उनको जमीनी सच्चाई पता ही नहीं, वो लोग कैसे सोचते हैं, क्या रीति रिवाज परंपरा है वो पता ही नहीं, पूरी तरीके से वेस्टर्न हो चुके हैं। इन लोगों के आप देख लीजिए जो क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेशन है ना, बहुत एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले इंस्टाग्राम वगैरह पर, इनके सोशल मीडिया पर आपको फोटोज मिल जाएंगे। हम्म। हिंदू त्योहारों के फोटोज ये पिछले 2-3 वर्षों से डालने लगे हैं। उसके हम्म। पहले हिंदू त्योहारों पर इनका पूरा एक्टिविज्म चलता था, आजकल लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए कुछ करवा चौथ वगैरह मनाने की नौटंकी ये लोग कर रहे हैं। वो भी पिछले 2-3 वर्षों से इन्होंने शुरू किया है। उससे हम्म। पहले कि आप कोई भी जाकर के देख ले इन एक्टर्स के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन कैसे त्योहार, उनको पता ही नहीं भारतीय रीति रिवाज और परंपरा है। ये लोग दिवाली पर दिवाली बैश पार्टी मनाते हैं, आप देख लेना इनकी दिवाली पर कैसे फोटोज आएंगे, कहीं पर पार्टी हम्म। इनके एक्टर के घर में रखी जाएगी। ऐसे मनाई जाती है दिवाली? भाई दिवाली वसुबारस से शुरुआत होती है, गौ माता के बछड़े की पूजा होती है, धनतेरस को भगवान धन्वंतरी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजन को क्या होता है, नरक चतुर्दशी को क्या होता है, भाई दूज को क्या होता है, उसको दिवाली कहते हैं। ये लोग पार्टी मनाते हैं दिवाली को, दिवाली बैश पार्टी। ये इस हद तक टूट चुके हैं जमीन से, इनको पता ही नहीं रीति रिवाज परंपराएं त्योहार आदि क्या होते हैं। तो ये कहां से तो ये एक कारण तो है ही। दूसरा कारण जो सबसे और महत्वपूर्ण है, जो हम्म। कुछ छोटे शहरों से मध्यम वर्गीय परिवारों से कुछ लोग आते भी हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, पर वो कहां से हम्म। होकर के आते हैं? फिल्म इंस्टीट्यूट से। और वो जो फिल्म हम्म। इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर सारे वामपंथी भरे पड़े हैं। वहां पर अच्छा। उनको वो आनंद पटवर्धन की राम के नाम डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। उनके दिमाग में भरा जाएगा कि भाई यहाँ पर एक घिनौनी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की थी, उन्होंने हजारों वर्षों तक यहाँ पर अत्याचार किए हैं, वो बाहर से आए थे। तो ये जब हम्म। आदमी के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा जाता है ना, और कुछ ऐसी सिलेक्टिव बातें उनके सामने दिखा दिखा कर पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, तो वो जो हम्म। बच्चा फिल्म इंस्टीट्यूट में वो बातें बार बार देखता है ना, जो युवा वहां पर पढ़ने के लिए गया है, उसे लगता है कि हाँ हम्म। यार, ये देश तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की से हजारों वर्षों से पीड़ित रहा है। अब मेरे हाथ में जब कलम आएगी ना, मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा। तो वो फिर आने के बाद कहानियां कैसे लिखेगा? ऑब्वियसली उसको लगेगा कि भाई ये तो रिलीजियस डॉगमेटिज्म है, हिंदू बिगटरी है, राइट। इसको तो इसके खिलाफ तो मुझे लड़ना ही लड़ना है भाई। तो वो उस प्रकार की कहानियां लिखना शुरू करता है। फिर उसे लगता है, राइट। उसके दिमाग में बातें डाली जाती है सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की। फिर उसे लगता है कि हाँ यार, पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकना है। तो फिर वो वही हम्म। सोशलिस्ट माइंडसेट की कहानियां लिखेगा। फिर उसके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर घिनौनी पितृसत्तात्मक समाज रहा है, महिलाएं हजारों वर्षों से पीड़ित रही है। फिर वो पीड़ित रही लापता है। लेडीज जैसी कहानियां लिखाएगा। लापता लेडीज छोड़कर उसको पता ही नहीं ना गांव क्या होते हैं। तो दो कारण राइट। है बॉलीवुड जो घटिया कंटेंट बनाता है। एक तो जो दूसरी तीसरी जनरेशन यहाँ पर है इंडस्ट्री में,
वो टूट चुकी है जमीन से, और दूसरा जो जमीन से लोग आते भी है यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट से थ्रू होकर के, वो पूरी हम्म, तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं। तो हम्म। ये दो कारण मुख्य है। प्रतीक जी, बहुत बढ़िया, मतलब आपसे बातें करके तो मतलब मन ही नहीं भरता कि कितनी सारी बातें, कितनी सारी जानकारी आपके पास ये सारी चीजों को लेकर। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा तो मिलेगा, हम नेक्स्ट में और भी बातें करेंगे। लेकिन मैं अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले 5 वर्षों में आप भारतीय सिनेमा को किस दिशा में देखते हैं? देखिए, पुष्पा 2 की जो सफलता है वो बहुत कुछ बदलेगी। आप देख लीजिए, जब कोरोना के बाद में बॉलीवुड की लगातार एक के बाद एक फिल्में पिट रही थी, उस बीच में जब द कश्मीर फाइल्स सक्सेसफुल हुई ना, उस बात ने हम्म, बॉलीवुड को बहुत बहुत चोट पहुंचाई थी। उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी ये बात कि एक फिल्म जो हमारे इकोसिस्टम से नहीं निकली है, हमारे किसी बड़े हम्म, प्रोडक्शन हाउस से नहीं निकली है, हमारे जो पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स है, उन्होंने तो उसको रिव्यू तक नहीं किया था रिलीज होने के कुछ दिनों बाद राइट, तक, और रिलीज होने से पहले भी किसी ने प्रमोट नहीं किया था, ना टीजर रिव्यू किया, ना ट्रेलर रिव्यू किया, ना पोस्टर पर किसी ने बात की, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको इतनी बड़ी चोट लगी कि भाई, एक ऐसी फिल्म जो इंडिपेंडेंटली रिलीज हो रही है, एकदम हम्म, 501 शोज केवल उसको पहले दिन मिले थे, उन राइट, 500 शोज से लेकर के वो पूरा 5 से 6 हजार शोज तक गई थी वो फिल्म। तो हम्म, ये बहुत डेंट पड़ा उनको, पर फिर भी ये लोग सुधरे नहीं। और उसके बाद में फिर उनको लगा कि हम कुछ ऐसे ही राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने वाली कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से ऊपर फिल्म बना देंगे और हम्म, हम पैसे कमा लेंगे, ऐसा उनको लगा था। तो इन्होंने सम्राट पृथ्वीराज बनाई, जो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का मजाक में कहूंगा, मजाक उसको प्रमोट मजाक करना उड़ा तो दी। कहीं पर मजाक ही था उसमें। या फिर आदि पुरुष बना करके रख दी, या सत्यमेव जयते टू जैसी बिल्कुल पेट्रियोटिक कॉमेडी इन्होंने बना करके रख दी, राष्ट्र कवच ओम राइट, जैसी बिल्कुल घटिया फिल्में। एक लगातार लाइन से हमने इनकी एकदम राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने वाली बहुत घटिया घटिया फिल्में हमने देखी है। हम्म, अ, उसकी इसी बीच में पुष्पा 1 जब सफल हुई थी ना 2021 में, कोरोना का समय था, वो फिल्म भी, उसका जो हिंदी वर्जन था ना, मुझे अच्छी तरीके से याद है, पहले दिन देखने के लिए शो तक नहीं थे हमारे यहाँ पर, शाम का शो मुझे मिला था, केवल एक शो लगा हुआ था हमारे यहाँ, और वहां से उस फिल्म ने 300 करोड़ कमाए थे ना के बराबर शोज थे उसको हिंदी में। राइट, तो उसकी सफलता ने भी बॉलीवुड को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। फिर उन्होंने पिछले वर्ष जबरदस्ती कुछ फिल्मों को हिट दिखाया अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखने के लिए, कि देखो भाई, हम भी अभी हम्म, जिंदा है। तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनका जो पूरा नेटवर्क है, उनमें जो एक निराशा छाई हुई थी ना कि यार हमारी तो हम्म, फिल्में चल नहीं रही, तो जबरदस्ती हिट फिल्में दिखाकर उनमें एक थोड़ा जोश भरने का इन्होंने काम किया। हालांकि राइट, उसके पीछे की भी सच्चाई सबको पता थी। पर अभी ये जो पुष्पा 2 की सफलता है, और इस समय थिएटर हम्म, ओनर्स खुद सामने होकर के आके बोल रहे हैं कि भाई, हम्म, तुम लोगों ने बर्बाद किया था, बॉलीवुड वालों ने, इस फिल्म ने बचाया है। हम्म, तो ये जो बचा स्टेटमेंट लिया। है ना थिएटर वालों की तरफ से, ये बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि अब ये क्या प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, नहीं हो सकता। तो इनको दूसरी फिल्मों को जगह देनी पड़ेगी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को जगह देनी पड़ेगी। हालांकि उसके विरुद्ध षड्यंत्र बहुत रचेंगे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनको मजाक उड़ाने का हम्म, प्रयास करेंगे, जैसे कि अभी जाहिल, गवार, अनपढ़ वगैरह बोल रहे पुष्पा 2 की ऑडियंस को। तो इनका इकोसिस्टम खूब प्रयास करेगा वो सब करने का। पर हम्म, आने वाले समय में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। एक तो पुष्पा 2 हो गई, इसके बाद में एस राजामौली जी की भी महेश बाबू के साथ में फिल्म वो शूटिंग शुरू हो रही है, और भी कुछ अच्छी अच्छी धार्मिक फिल्में भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है जो हिंदी में रिलीज होंगी। तो सफलता उस दिशा में ही इंडस्ट्री जाएगी अगले 5 वर्षों में, ऐसा लगता है। लेकिन मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं जो साउथ की फिल्में में एंट्री मारने लगे हैं। पहले तो मतलब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को अपनी फिल्मों में नहीं लिया करते थे, जैसे ऋषभ शेट्टी ने भी बताया था अपनी स्टोरी कि वो गए थे बॉलीवुड में, लेकिन वो लौट आए, उनको ड्राइवर बना दिया था उन लोगों ने, तो वो लौट आए। तो अब लेकिन देखा जा रहा है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जो मूवी, जैसे आरआर में अजय देवगन आए, आलिया भट्ट आई, और इस तरह के, मतलब क्या वो लोग इसको, इस फिल्म को, मतलब ये इंडस्ट्री को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर वो आएंगे, जैसे अभी सैफ अली खान भी एक जूनियर एनटीआर के साथ एक मूवी बना रहे हैं, वो नाम मुझे नहीं पता उसकी मूवी का, देवरा। देवरा। तो हम्म। तो क्या ये लोग बॉलीवुड वाले जानबूझ के इसमें आ रहे हैं, इसकी मतलब जिस तरह से मतलब साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज हिट हो रही हैं, तो जानबूझ कर ये बिल्कुल लोग ये इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल ये चिपकने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर पुष्पा 2 में आप देख लीजिए, कोई बॉलीवुड का चेहरा नहीं है, फिर भी ये इतनी बड़ी सफल रही है फिल्म। इसी कारण से मैंने कहा कि ये बहुत स्पेशल रहेगी इसकी सफलता, क्योंकि इसमें बॉलीवुड का कोई चेहरा नहीं। इससे पहले ये लोग क्या बोलते थे कि भाई आरआरआर हम्म, उत्तर भारत में सफल हुई क्योंकि उसमें आलिया भट्ट थी तो इस प्रकार की बातें ये लोग करते थे। तो अभी इस बार तो वो भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पुष्पा 2 में तो कोई है ही नहीं बॉलीवुड का है ही चेहरा। नहीं। तो भले ये चिपकने का प्रयास करे, हालांकि मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को जितना हो सके इस बॉलीवुड से दूर बॉलीवुड रहना से चाहिए। दूर रहना हाँ, चाहिए। अभी भी मैंने कल परसों भी इस पर वीडियो बनाया था कि एस राजामौली भी उनकी आने वाली फिल्म में कोई बॉलीवुड का एक्टर ना ले तो अच्छा है। तो अच्छा,
ये पुष्पा 2 की जो सफलता है ना, वो आंखें खोलेंगी बहुत लोगों की कि भाई उत्तर भारत में सफलता के लिए कोई आवश्यकता नहीं है बॉलीवुड के थ्रू होकर के जाने की। राइट। ये जो बॉलीवुड के लोग मतलब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मतलब इमेज खराब होता है, लोग इमेज खराब होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नहीं, बहुत सारी चीज जानकारी है ऐसा, मतलब अभी और भी बातें हम लोग और करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना देखा कि प्रतीक जी ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 सबके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी है और इनके पास जानकारी के भंडार है। इनके अगर आप वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी फिल्मों को लेकर भी, और सामाजिक तौर पे भी बहुत सारी बातें अपने रखते हैं। इनके 2 चैनल है, प्रतीक बोराडे एक चैनल जो इनका खुद के नाम पे है, और एक चैनल जो है इनका प्रतीक रिव्यूज, फिल्म राइट, थियरीज, प्रतीक फिल्म फिल्म थियरीज। थ्योरीज। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो दोनों चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फिल्मों पे रुचि रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि फिल्म देखना अलग बात है और फिल्म को समझना अलग बात है। तो प्रतीक जी सिर्फ फिल्म को देखते नहीं है, उसको समझते हैं, उसको गहराई से उसमें डूब जाते हैं और एक छोटी सी छोटी जानकारी भी निकाल कर लेके आते हैं। और जैसे कि बॉलीवुड आपको पता ही है कि किस तरह से वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा अपना फिल्मों के माध्यम से डाल के हमारे पूरे देश को वो बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बारे में तो मैंने भी कितने वीडियोस आप लोगों को आपके लिए बनाए हैं। तो अभी लास्ट में ही आपको जो मैंने वीडियोस बनाया तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से वो एजेंडा चलाता है। तो इन सारे एजेंडों को प्रतीक जी अपने हर वीडियोस में एक्सपोज करते हैं उन लोगों को। मैं तो कभी कभी वीडियो लेके आता हूँ, नहीं प्रतीक जी का वीडियो हमेशा आता है, तो आप लोग उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर से जी जी हमारे हमारे जी चैनल सत्या में जी, आने के लिए, हमसे आपका भी बात बहुत करने के धन्यवाद। लिए। जी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। चलिए फिर जी मुलाकात जी करेंगे जल्दी, बहुत जी जल्दी जी। प्रतीक सर को फिर हम लेके आएंगे अपने चैनल में दोस्तों। अभी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। जय सनातन। जय श्री राम। जय भारत।